नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसान आंदोलन में आए किसान लगता है कि इस इरादे से भी आए हैं कि दिल्ली के आसपास खेती के निशान छोड़ जाएंगे। बहादुरगढ़ हाईवे के बाईपास के डिवाइडर की किसानों ने सफाई और जुताई शुरू कर दी है। उजाड़ से इन जगहों को खेत में बदलने लगे हैं। किसानों का कहना है कि वे यहां धनिया, बैगन के साथ दूसरी सब्जियां भी उगा जाएंगे। अगर मोदी सरकार ने कानून वापस ले लिए तो इन सब्जियों को उनकी सरकार के लोग खा लेंगे और अगर आंदोलन लंबा चला तो इन सब्जियों को आंदोलनकारी खाएंगे। यहीं डटे रहेंगे, बोएंगे और यहीं का खाएंगे। इस बीच सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने 106 पन्नों की एक ई बुक जारी की है जिसमें कृषि सुधार से संबंधित तमाम दावे किए गए हैं। इसमें बड़े दिनों के बाद गुजरात मॉडल की चर्चा सुनाई पड़ती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के खेती से जुड़े सुधारों का जिक्र है। उस समय के इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फोर्ब्स पत्रिका की हेडलाइन है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात की खेती पलट दी है, बदल दी है। इसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से पुरस्कार लेते हुए एक तस्वीर भी है। खैर, आज के गुजरात के खेती की हालत का ब्यौरा इस रिपोर्ट में दिया होता तो 10 अगस्त के हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट भी होती जिसके अनुसार गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा से अलग होने का फैसला कर लिया क्योंकि प्रीमियम का बोझ सरकार नहीं उठा पा रही थी। इस किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई है जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यह लोन की शक्ल में ही होगा क्योंकि पूरे मंत्रालय का बजट ही 800 करोड़ रुपए का है। ऐसा लगता है कि आंकड़ों की गुलाबी खेती की गई है। 106 पन्नों के इस ई बुक में एक बात लिखी है कि मोदी सरकार 22,000 ग्रामीण हाट बनाने की दिशा में काम कर रही है, उन्हें विकसित कर रही है। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले ही प्राइम टाइम में बताया था। 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि 585 एपीएमसी मंडियों और 22,000 ग्रामीण कृषि हाट को रूरल हाट में अपग्रेड कर ई नाम से जोड़ा जाएगा, लेकिन इसके लिए पैसा मनरेगा और अन्य योजनाओं के बजट से आएगा। है ना कमाल। अब पैसे का हिसाब देखिए। 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री ने कृषि मंडियों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सिर्फ 2,000 करोड़ के फंड के गठन की बात कही थी। एक साल बीत गए तब जाकर 6 फरवरी 2019 की पीआईबी की प्रेस रिलीज आती है कि कैबिनेट ने 2,000 करोड़ के फंड की मंजूरी दी है। एक साल तक कुछ नहीं हुआ। हिसाब लगाइए तो एक मंडी के लिए 10 लाख रुपए भी नहीं होते। इतने से क्या विकास हो जाएगा। एक साल बाद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा जाता है इस ग्रामीण हाट के बारे में कि 22,000 मंडियों की जगह 4600 मंडियां ही विकसित की जाएंगी। 20 मार्च 2020 को राज्यसभा में कृषि मंत्री ने लिखित जवाब में कहा है कि उनके पास राज्यवार डेटा नहीं है कि कितनी मंडियों का विकास हुआ है। यह हाल है। और फिर से इस रिपोर्ट में लिखा है कि 22,000 ग्रामीण हाटों का विकास हो रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट। आज के प्राइम टाइम में हम एक दावे पर विशेष रूप से बात करना चाहेंगे जिसके बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैंडल से ट्वीट किया था 6 दिसंबर को। उस ट्वीट में जो सामग्री है उसका एक बड़ा हिस्सा 106 पन्नों की इस किताब में भी है जो कृषि मंत्रालय ने जारी की है। आप देख सकेंगे कि सरकार ने खुद को किस तरह प्रचार युद्ध में झोंक दिया। बहुत सी बातें वही हैं जो अब तक कही जा चुकी हैं, जिसे किसान ठुकरा चुके हैं। आज ऐसे ही एक ट्वीट की कहानी बताने जा रहा हूं जिसे बीजेपी के हैंडल से किया गया, जिसे तमाम मंत्रियों ने रीट्वीट किया। आप देखेंगे कि सब कुछ सुनहरा लगे इसके लिए किस किस तरह के आंकड़े गढ़े जा रहे हैं। सबसे पहले यहां देखिए, एकदम नीचे लिखा है सोर्स मीडिया रिपोर्ट्स। वैसे मीडिया में यह जानकारी पीआईबी के हवाले से छपी थी। सरकार को लगा होगा मीडिया रिपोर्ट्स की थोड़ी ज्यादा विश्वसनीयता होगी। अब पोस्टर के ऊपर आइए, यहां हेडिंग में लिखा है कि मोदी सरकार ने एमएसपी में की अभूतपूर्व वृद्धि। यह जानकारी बीजेपी को मीडिया रिपोर्ट से मिलती है। अब पोस्टर के ऊपर आइए, बीजेपी ने अपनी तरफ से जो लिखा है उसे पढ़िए। पार्टी लिखती है कि जब एमएसपी की निरंतरता को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है तब एक नजर यूपीए और मोदी सरकार के अंतर्गत एमएसपी मूल्यों पर की गई खरीद के आंकड़े देखिए। ध्यान से सुना आपने, लिखा है एमएसपी पर की गई खरीद के आंकड़े। इस लिहाज से दलहन की खरीद 7,500% अधिक है
और गेहूं की खरीद में 177% की वृद्धि है। यूपीए के भ्रम को दूर करने के नाम पर इस ट्वीट के जरिए एक नया भ्रम पैदा होने का खतरा नजर आता है, जबकि इसी ट्वीट में इस्तेमाल जो पोस्टर है उसमें कुल खरीद की जगह राशि का जिक्र है, जो ज्यादा ठीक लगती है बात। अब इसमें बताया गया है कि यूपीए यानी 2009 से 14 के बीच धान पर 2 लाख करोड़ की एमएसपी दी गई। एनडीए सरकार के 5 साल में 4,95,000 करोड़ की एमएसपी दी गई, 240% की वृद्धि हुई। दलहन पर यूपीए ने 645 करोड़ की एमएसपी दी तो एनडीए ने 49,000 करोड़ की सब्सिडी, 7,500% ज्यादा। उसी तरह गेहूं पर यूपीए की तुलना में एनडीए के दौरान 177% अधिक एमएसपी की राशि दी गई। एक चीज समझनी होगी, 9 जुलाई 2013 को खाद्य सुरक्षा कानून पास हुआ था, जिसे लागू किया मोदी सरकार ने आगे चलकर। तो खाद्य सुरक्षा यानी अनाज की खरीद का बिल सरकार का बढ़ना ही था। सवाल है क्या उस अनुपात में बढ़ा जिस अनुपात में लोगों को जरूरत थी? पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने 2010-11 से 2020-21 के दौरान हर साल के फूड सब्सिडी बिल का अध्ययन किया है। मुझे भी कितना करना पड़ता है। इसके अनुसार 2014-15 में 28% की वृद्धि हुई पिछले साल की तुलना में, और 2015-16 में 18% की वृद्धि हुई पिछले साल की तुलना में। लेकिन 2016-17 में 21% की कमी आ गई और 2017-18 में 9% की कमी आ गई। 2018-19 में 1% की वृद्धि हुई थी पिछले साल की तुलना में। हिमांशु शेखर ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फूड कमिश्नर एनसी सक्सेना से बात की। उनका कहना है कि यूपीए के दौरान जो अनाज मिलता था एनडीए के दौर में भी वही मिल रहा है, सिर्फ खर्चा बढ़ गया है। देखिए, फूड सब्सिडी बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि किसानों से जो हम गल्ला खरीदते हैं वो पहले 15 रुपए किलो में होता था, अब बढ़ते बढ़ते 30 रुपए पर किलो हो गया करीब करीब। लेकिन जो दिया जाता है पीडीएस में उसका दाम वही 2 रुपए गेहूं, 3 रुपए चावल है। तो जो डिफरेंस है बढ़ता चला जा रहा है। फूड सब्सिडी बढ़ रही है लेकिन जो गरीबों तक गल्ला पहुंचता है, जो अनाज पहुंचता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो वैसे के वैसा है और काफी कम 5 किलो पर यूनिट दिया जाता है, जो कि कंजम्पशन का 1/3 है। 1/3 करीब करीब 15 किलो जो है गरीब आदमी के लिए 15 किलो महीने में होना चाहिए पर यूनिट, आधा किलो पर डे के हिसाब से। लेकिन फिर भी हम सिर्फ 5 किलो देते हैं, तो इसको गरीब आदमी को या तो भूखा रहता है या बाजार से इसको 7-8 किलो पर मंथ खरीदना पड़ता है मार्केट रेट पर यूनिट, जो काफी हाई है। तो आप ये कह रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान जो एक नई व्यवस्था बहाल की गई थी कि 5 किलो अतिरिक्त अनाज हर व्यक्ति को देना, ओवर एंड अबव फूड सिक्योरिटी कानून में जो था, वो व्यवस्था को जारी रखने पर विचार करना चाहिए सर। वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट दिया गया था एक्स्ट्रा, वो सिर्फ 6 महीने के लिए था। वो भी बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी 6 महीने तक दिया गया। उसको आगे बढ़ाना चाहिए और कम से कम 1 साल तक जरूर रखें, कायम रखें, ताकि गरीबों तक अनाज पहुंच सके। और अगर हम 5 किलो को बढ़ाकर इसको 10 किलो कर दें हमेशा के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि करीब करीब 95 मिलियन टन अनाज एफसीआई के गोदामों में सड़ रहा है, उसे चूहे खा रहे हैं। और उसको जो है हम अगर जनता तक पहुंचा दें तो शासन का जो स्टॉकिंग का जो बोझ है, जो खर्चा, वो भी कम हो जाएगा और हमारी भुखमरी भी कम हो जाएगी। जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास क्षमता है और ज्यादा अनाज सप्लाई करने की, लेकिन उसे एक इच्छा शक्ति जुटानी होगी कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है। ये है मेन इश्यू यही है कि अनाज है हमारे पास, लेकिन उसको गरीबों तक पहुंचाने के लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए और एक कि हम उसको गरीबों तक दें और पीडीएस में रिफॉर्म लाएं, वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से गरीबों तक अनाज पहुंच नहीं पा रहा है। तो 6 दिसंबर को हमारे कृषि मंत्री कहते हैं कि 5 साल में धान की खरीद पर 5 लाख करोड़ खर्च हुआ, ट्वीट करते हैं, और आज कह रहे हैं 8 लाख करोड़ खर्च हो गया। 3 लाख करोड़ तो ऐसे ही बढ़ गए। तो पैसा बढ़ा तो क्या चावल ज्यादा मिला या ज्यादा लोगों को चावल मिला? इस विशेष कोरोना काल को छोड़ दें जिसमें सरकार ने दिया, वाकई दिया, पिछले हर साल के रिकॉर्ड से ऐसा नहीं लगता है। अब सिंपल सवाल है, जब पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो क्या खरीद भी ज्यादा हो रही है?
बड़ी सी राशि बताई जाती है ताकि हेडलाइन मोटी हो जाए, लेकिन देखिए कि कितना पैसा बजट से आता है और कितना पैसा लोन के रूप में आता है, ताकि संस्था समझे अपना कैसे देना है। जैसे इसी 6 अक्टूबर को संदीप दास ने डाउन टू अर्थ में एक लेख छापा कि सरकार सब्सिडी की पूरी राशि एफसीआई को नहीं देती है। एफसीआई से कहती है कि बाकी राशि की भरपाई के लिए आप लोन ले लीजिए, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड NSSF से या बैंक से या बॉन्ड से। 2019-20 में फूड सब्सिडी बिल 1,84,000 करोड़ का था, लेकिन इसे घटाकर 75,000 करोड़ कर दिया गया और एफसीआई को 1 लाख करोड़ का लोन NSSF से लेना पड़ा। इस कारण एफसीआई पर लोन बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि इस साल के अंत तक करीब 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा, यह संदीप दास लिख रहे हैं। इसे मिलाकर एफसीआई पर कुल कर्ज की राशि 3.5 लाख करोड़ से अधिक की हो जाएगी। देखिए, इस बात का कोई शक नहीं है कि एफसीआई पर लोन का बोझ बढ़ता जा रहा है और ये शीघ्र ही 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। सरकार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि फूड सब्सिडी प्रोग्राम चलाया जाए, जो अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधीन एक लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। ये अनअवॉइडेबल है, इससे को सरकार बच नहीं सकती अनलेस इसका अमेंडमेंट किया जाए। 2019-20 में फूड सब्सिडी का बोझ 1,84,000 करोड़ तक का था। तब आलोचना ये की गई थी कि सरकार ने केवल 75,000 करोड़ का ही बजट प्रोविजन किया था और एफसीआई को कहा गया था कि आप 1 लाख करोड़ का लोन इधर उधर से लीजिए। नाउ फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रोक्योरमेंट अंडर एमएसपी, फूड सब्सिडी इत्यादि सभी नेशनल प्रोग्राम्स हैं। इनमें पार्लियामेंट्री मैंडेट भी है, तो ये अनअवॉइडेबल है। एफसीआई को जितना पैसा चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है, उससे कहा जा रहा है कि आप लोन ले लें। 2018 के बजट भाषण को आप पढ़ें, पैराग्राफ 12 में लिखा है कि अगर बाजार में एमएसपी से कम भाव मिल रहा है तब सरकार या तो एमएसपी पर खरीदेगी या जो भाव में अंतर होगा वो किसानों को देगी। बजट में तो सरकार कह चुकी है कि बाजार में अगर भाव नहीं मिलेगा तो सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। तो अब क्या दिक्कत थी? कानून में प्रावधान क्यों नहीं कर दिया? क्या बहुत ज्यादा लोकतंत्र है उससे दिक्कत होने लगी है? सरकार अगर चाहती है कि किसान जुबान पर भरोसा करे उसकी, तो बता दे कि 2018 के बजट में जो कहा गया उसका कितना पालना हुआ, कितने किसानों को एमएसपी की दर दी गई, पैसा दिया गया जिन्हें बाजार में नहीं मिल रहा था। इस ट्वीट में दाल की खरीद की राशि, जिस ट्वीट की हम बात कर रहे हैं, 7,500% की वृद्धि का दावा किया गया है। कृषि मंत्रालय के ई बुक में भी यह दावा है। अगर यूपीए के 5 साल में 645 करोड़ की दाल खरीदी गई दलहन, मोदी सरकार के 5 साल में 49,000 करोड़ की दलहन की खरीद हुई। क्या बहुत ज्यादा हुई? मान लीजिए आपने 200 रुपए की दाल खरीदी, यह भी तो बताइए कि आधा किलो दाल खरीदी या 5 किलो। कृषि मंत्रालय के ई बुक में दी गई इस तस्वीर के हिसाब से 2009 और 14 के बीच यानी 5 साल में 1 लाख मीट्रिक टन से कुछ अधिक दाल की खरीद हुई, लेकिन 2014-20 के बीच 112.28 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद हुई। क्या यह बहुत ज्यादा वृद्धि है? 16 जुलाई 2019 की पीआईबी की एक प्रेस रिलीज है कि 2015-16 में 163 लाख मीट्रिक टन दाल का उत्पादन हुआ, जिसमें से सरकार ने कुछ भी नहीं खरीदा। 2016-17 में 231 लाख मीट्रिक टन में से सरकार ने 3.34 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद की। 2017-18 में सरकार ने 45 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद की। 2018-19 में सरकार ने 19 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद की, जबकि उत्पादन 232 लाख मीट्रिक टन का हुआ था।
यानी कुल उत्पादन का मात्र 8.19% दाल की खरीद हुई। ई बुक में दावा है कि 112 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद हुई है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि 2015-16 में दाल की खरीद नहीं हुई या कोई आंकड़ा नहीं है, वहां नील लिखा है, और बाकी साल भी मामूली वृद्धि हुई। उत्पादन के अनुपात में खरीद 10% भी नहीं है, तो पैसे में 7,500% की वृद्धि का कोई मतलब है? हमने रवि खजांची से बात की, जो खुद दाल की खेती करते हैं और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के रहने वाले हैं, जिस जगह को कभी दलहन की राजधानी कहा जाता था। रवि का कहना है कि सरकारी एजेंसी सिर्फ 45 से 60 दिनों के लिए दलहन की खरीद करती है। खरीद का टारगेट पूरा होने के बाद खरीद बंद कर दी जाती है। उसके बाद किसान खुले बाजार में कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं, जहां भाव नहीं मिलता है। कृषि मंत्रालय के ई बुक में कहा गया है कि अरहर की एमएसपी 6,000 हो गई है, लेकिन किसान कहते हैं कि इतना दाम तो कभी मिला नहीं खुले बाजार में। रवि खजांची ने बताया कि 1990 तक नरसिंहपुर में 80 से अधिक दाल मिलें थीं, अब 10 रह गई हैं, बाकी बंद हो गई हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील आज से 30 साल पहले पूरे भारत में दलहन राजधानी के नाम से विख्यात थी। यहाँ पर दाल के लगभग 80 कारखाने संचालित होते थे, जिनसे उत्पादित अरहर, चना, मसूर, बटरी दाल मध्य प्रदेश, भारत से लेकर विदेशों तक जाती थी। लेकिन सरकार द्वारा इस उद्योग को, दाल उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया और 1990 के बाद से इस उद्योग का पतन होना चालू हो गया और 2020 आते आते हालत ये है कि 80 में से 70 दाल मिलें गाडरवारा की बंद हो चुकी हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए भी सरकार के बहुत सारे नियम कानून हैं। हम किसानों को पंजीयन कराना पड़ता है, हम किसानों को उपज उनकी FAQ के हिसाब से लाना पड़ती है। यदि हमने पंजीयन नहीं कराया या माल FAQ नहीं है तो हमारा माल सरकार नहीं खरीदती है। क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उसमें से बमुश्किल से 30 से 40% किसान ही MSP पर खरीदने के लिए अपना पंजीयन करा पाते हैं। बाकी किसानों को तो अपना माल खुली मंडियों में बेचना पड़ता है। मध्य प्रदेश आज भी दाल उत्पादन में अव्वल है। दाल के रकबे में कमी आने के बाद भी अगर दाल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिले तो किसानों को कितना घाटा होता है। किसान अब सोयाबीन की तरफ रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, बिहार के किसानों को भी नहीं मिलता है दाल का दाम। यह धारणा बनाई गई है कि बिहार का किसान आंदोलन नहीं करता है, लेकिन धारणा बनाने वाले जवाब तो दें कि फिर उसे खुले बाजार में दाल का दाम क्यों नहीं मिलता है। धान का खेती और दलहन खेती तो एकदम खत्म ही हो गया। हाँ। नाश हो गया उसका तो कोई है सरकार की तरफ से जो भी इसमें था वो उस तरह से खरीद हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहा। MSP के द्वारा जो है सरकार जो लाई है उसके द्वारा नहीं खरीद हुई है ना। अच्छा। और मक्का का जो है ना तो रेट मिल रहा है ना कुछ हो रहा, ना उसको कोई खरीदने के लिए तैयार है। दलहन हम लोगों के एरिया में बिल्कुल खराब हो गया। जैसे कि मटर बुने हैं, मौसरी बुने हैं, मूंग बुने हैं, ये सब जो है एको फसल हाथ नहीं लगा। अच्छा। समस्या के चलते बारिश हो गई। अभी जो है चिड़चिड़ा गया वो भी मटर उटर जो भी हम बोले हैं। मौसरी भले ने खेसारी है सब कुछ बढ़ जाए छे। इन्हें मटर छे, दलहन रैचा बोले रैचो बढ़ गेले। एकर बाद इन्हें धान रोपले, धानो सब दहे वह गेले कि ना। एकर बाद मकई है रोपलिए वो पिल क्या रहल छे। अच्छा। ने सरकार, मोदी सरकार कहे कि ना यही देवो कहते कुछ नहीं हमरा के मिले वाला है। अगर सरकार MSP पर दाल की खरीद ज्यादा करती तो किसान धान और गेहूं के अलावा इसकी खेती की तरफ मुड़ते। पंजाब के किसानों से हमने बात की, वे बता रहे हैं कि 80 के दशक तक पंजाब अपनी जरूरत की दाल पैदा कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे घटता गया क्योंकि कीमत नहीं मिलती थी। अब जरूरत का सिर्फ 3% दाल का उत्पादन पंजाब में होता है। पंजाब कभी 4 लाख टन दाल का उत्पादन करता था। 2019-20 में 10,000 टन दाल का ही उत्पादन हुआ। कितनी कमी आ गई। जो दाल है की मूंगी की दाल है ना, उसका ही हरियाणा में ये हाल हुआ कि उन्होंने पहले तो उगाई, उसके बाद जो मंडी में बेचने गए उत्थे रुले और बाद में किया जो खराब हो गया, बारिश हो गई। ऐसे ही बात है कि जो जिस फसल का MSP मिलता है, जो फसल जो 23 फसलों का MSP हमको सबका मिले,
तो हम सब फसल बीजने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे मन की आप इच्छा जाननी चाहो तो हम खुश हैं अगर हमें दाल की खेती, मक्के की खेती, सरसों की खेती, क्योंकि उसमें जो है पानी की खपत कम होती है। तो बट उसमें रीज़न क्या है कि हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखो हमारी 23 फसल पे एमएसपी है। सरकार का क्या काम है? सिर्फ एक एमएसपी अनाउंस कर देती है कि इसकी 2000 है, इसकी 4000 है, इसकी 6000 है। उसके बाद जब हम फसल हमें बेचनी होती है तो हमें सिर्फ 2 फसल की एमएसपी मिलती है, गेहूं की मिलती है और धान की मिलती है। उसके बिना बाकी की सिर्फ अनाउंस है। दाल की खेती में पानी कम लगता है। अगर सरकार दाल और धान की गेहूं की तरह खरीदती तो किसान को फायदा होता और फसलों में विविधता आती। इसलिए पानी बचाने की दलील में दम नहीं है। प्राइवेट प्लेयर भी दाल की कीमत नहीं देते हैं। 10 साल पहले कितना दाम था और आज क्या था, इसकी तुलना बहुत सटीक नहीं है। बेहतर है कि यह बताया जाए कि 1-2 साल पहले कितना दाम था, कितनी एमएसपी थी और अब कितनी एमएसपी है, ताकि पता चले वृद्धि कितनी हुई है। जैसे 2015-16 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1410 रुपए प्रति क्विंटल था। 2016-17 में 1470 रुपए प्रति क्विंटल हुआ, 60 रुपए बढ़ा, 4.25% की वृद्धि। 2017-18 में 80 रुपए बढ़ा, 5.44% की वृद्धि हुई। 2018-19 में 200 रुपए बढ़े, ये बहुत ज्यादा वृद्धि थी, 12.9% की वृद्धि हुई। 2019-20 में 65 रुपए की वृद्धि हुई, 3.71% की। 2020-21 में 1868 रुपए प्रति क्विंटल धान हुआ, 53 रुपए की वृद्धि हुई, 2.92%, यानी 2015 से 2021 के बीच 458 रुपए की वृद्धि हुई है, या कहें 32.48% की वृद्धि हुई है। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो हर बार हर 6 महीने में अलग अलग क्रॉप्स के वो आंकड़े तैयार करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करता है, उसका हम अगर आंकलन देखते हैं तो उनका ये कहना है कि एक कंपोजिट इनपुट प्राइस इंडेक्स उन्होंने बनाया है, जो कि हमें ये बताता है कि पिछले साल के बनिस्बत अभी इस साल कितनी इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है किसान के लिए। और उन्होंने ये 3-4 साल का डाटा जो है हमारे समक्ष रखा है अलग अलग क्रॉप्स के लिए। उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि खरीफ की फसलों में अगर हम देखते हैं तो जो कंपोजिट इनपुट कॉस्ट जो इंडेक्स है, वो इनपुट प्राइस इंडेक्स है, वो जो है वो 5.1% की 5.1 पॉइंट की बढ़ोतरी है। जबकि हम जानते हैं कि जो फसल का दाम बढ़ा है वो 3.1 की बढ़ोतरी उसमें हुई है, उतने परसेंटेज से बढ़ी है। तो यानी कहने का कि जब अगर इनपुट कॉस्ट किसान ज्यादा खर्चा कर रहा है और उसको उसके हिसाब से वाजिब दाम जो है अभी भी अनाउंस नहीं हो रहा है मिनिमम सपोर्ट के माध्यम से। रबी क्रॉप्स में अगर हम देखते हैं तो जो कंपोजिट इंडेक्स है, जो कंपोजिट इनपुट प्राइस इंडेक्स है, वो है तकरीबन सारी रबी क्रॉप्स को हम देखें तो वो 6.6% है 2020-2021 के लिए। और जो आप देख रहे हैं जो फसल का दाम बढ़ा है कंपैरेटिवली बहुत उससे कम है। ये भी ना हम भूलें कि जो जितने भी देश में किसान से प्रोक्योरमेंट होती है, जैसा कि शांता कुमार कमेटी ने कहा था कि 6% किसानों से सारे देश में प्रोक्योरमेंट होती है, यानी कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता है और 94% किसान जो है मार्केट पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम उसको ब्रेकअप करें तो 13.5% धान के किसान हैं जिनको कि एमएसपी मिलता है और 16.2% वीट के गेहूं के किसान हैं जिनको कि एमएसपी मिला है। ये अखबारों से ये आंकड़े लिए गए हैं, यानी ये बताते हैं कि अभी भी बहुत कम मात्रा में बहुत कम बेनिफिट जो है किसानों को, बहुत कम किसानों को ये बेनिफिट एमएसपी का मिल रहा है। तो किसान बार बार कह रहे हैं कि खाद, पानी, डीजल, बिजली, इन सब के दाम बढ़ गए हैं, लागत बढ़ गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से लागत नहीं निकलती है और पूरी उपज भी नहीं खरीदी जाती है, दाम उससे भी कम मिलता है। लेकिन सरकार ने इस तरह से डेटा दिया कि लगे कि एमएसपी पर खरीद में कोई समस्या नहीं है। इस इलाके में इस बार धान तो दौ गया है, लेकिन जो कुछ हुआ है करीब 40% हुआ है, तो उसका खरीदने का कोई नहीं है। अभी 12 रुपये आता है, ग्राहक लोग बहुत किसान लोग धान रखे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग का तो खाने पर हुआ है, तो वो भी 12 रुपये से अधिक नहीं बिक रहा है, कोई 18 रुपये लेने वाला नहीं, जबकि उनका 18 रुपया 18.5 रुपया समथिंग रेट होना चाहिए न्यूनतम मिनिमम प्राइस। और चीज़ को छोड़िए, मकई का जो था, मकई लोग उपजाए तो बिक्री किए 11 रुपये से, और गेहूँ
तो बिक्री उसका कोई लेने वाला नहीं था। 14-15 इसी में गेहूँ लोग बिक्री किया, माने न्यूनतम समर्थन मूल्य ज़्यादा नहीं दिया गया है। फसल आपको देख रहे हैं कि आपके इतना सारा रखे हुए हैं, इधर के क्या करेंगे? खराब हो जाएगा, आप बेचते क्यों नहीं? बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, माने उसमें कुछ पैसे नहीं मिल रहा है, माने अब जैसे तैसे भाई कोई पूछने वाला नहीं। आधा साझा 4 अन्य 1/4 में दाम में मांग रहा है, कैसे देंगे? उसमें हम क्या मिलेगा हमको? हाँ, उतना खर्चा है, माने खेती में खर्चा कितना लग रहा है, उसका 1/4 भी ऊपर नहीं हो रहा है। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है कि केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस ले लेना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनीष कुमार से कहा है कि वे भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। उनका यह भी कहना है कि कानून के बहाने किसी उद्योगपति के छिपे हुए फायदे की बात सामने आ जाने पर किसानों का आक्रोश स्वाभाविक है। हेमंत जी, आपका क्या कहना है इस आंदोलन के ऊपर? आपकी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन आप इसे सही मानते हैं? क्योंकि सरकार का दावा तो कुछ और है। देखिए, सरकार मुझे लगता है जिस तरीके से देश को चलाने का मंशा रखती है, पहले इस बात को उसको आकलन करना चाहिए था कि इस देश में लोग हैं किस तरीके से। हमारा राज्य पहले से आपको पता है कि कृषि प्रधान देश है। कृषि के क्षेत्र में ही रोजगार के भी अवसर सबसे अधिक देखने को मिले हैं, और चाहे किसी भी तरीके का हो। आज कई सवाल आते हैं, कुछ राज्य इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ राज्य विरोध कर रहे हैं। आज ये बात जरूर है कि इस कानून में जो भी प्रावधान है, इसके दूरगामी परिणाम का आकलन नहीं है। हमारे किसानों का मनोदशा या उनका जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है कार्यशैली का, उसका आकलन इसमें नहीं है। और मुझे लगता है कि किसानों से राय लिए बिना इस तरीके की चीजों पर आगे बढ़ना मुझे लगता नहीं है कि देश के हित में होगा। आज जिस तरीके से कॉरपोरेट घराने के ऊपर पूरा, कुछ गिने चुने कॉरपोरेट घरानों के ऊपर जो देश की सत्ता उनके हाथ में खेल रही है, और ये तो किसान है। आज के दिन में अगर आप देखें, छोटे मझोले उद्योग तो बंद हो गए। आज वो उद्योग इन बड़े व्यापारियों के सामने कहीं नहीं टिकते। ये तो किसान है। कल को इनके साथ जो स्थिति पैदा होगी, उसका निपटारा शायद ही मुश्किल है कि कोई किसान कर पाएगा। और इसको लेकर ये जंग मुझे लगता है बिल्कुल जायज है। ये जो किसानों ने कहा है कि मुकेश अंबानी के मॉल का, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्या इसे आप सही मानते हैं? ये एक जो ये परसेप्शन है कि अंबानी अडानी का जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा है। देखिए, भारत सरकार ने एक बार चाइना का प्रोडक्शन का विरोध कराया पूरे देश के अंदर। क्या हुआ? देखिए, ये भावना, चूंकि आक्रोश की आवाज है, और अगर कोई इस तरीके से छुप के आ रहा है और वो जग जाहिर होता है, तो ये आक्रोश होना लाजमी है। मैं इसको बुरा नहीं मानता, और मुझे लगता है कि किसानों की दर्द को राज्य देश के लोगों को समझना चाहिए। असम में एनआरसी के तहत कितने लोग संदिग्ध हैं, इसकी संख्या को लेकर विवाद अभी तक जारी है। अगस्त 2019 में कहा गया कि 19 लाख ऐसे लोगों की संख्या हो सकती है। अब असम एनआरसी ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया है, जिसमें संकेत दिए जाने की बात है कि ऐसे लोगों की संख्या 3 लाख हो सकती है। कभी संख्या 19 लाख, कभी संख्या 3 लाख।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह से ये विवाद को बार बार उभारने के लिए किया जाता है। यह कानूनी प्रक्रिया का खुला उल्लंघन है, क्योंकि कई काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाने हैं। असम की एनआरसी से जुड़े कुछ अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। ऐसा लगता है कि एनआरसी के संयोजक असम एनआरसी का मामला गुवाहाटी कोर्ट में फिर से खोलना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट एनआरसी की प्रक्रिया की कभी निगरानी नहीं कर रहा था। इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट अधिकृत है। असम में गुस्सा है। एनआरसी के अधिकारी फिर से राज्य में विवादित नागरिकता लिस्ट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने एनआरसी की आखिरी लिस्ट को गलतियों से भरपूर बताया है। एनआरसी के नए कोऑर्डिनेटर लाए गए जो बीजेपी की लाइन लेते लग रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया कि लिस्ट में करीब 3 लाख नाम अयोग्य हो सकते हैं। कुछ का मानना है कि इसी से पता चलता है कि वे राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। Whatever he have stated in the affidavit, we have learned in several days before or months before from various उन्होंने हलफनामे में जो भी कहा है वो हम एक राजनीतिक समूह से सार्वजनिक तौर पर पहले सुन चुके हैं। इससे लगता है कि कोऑर्डिनेटर एक राजनीतिक समूह के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और इसे सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए। He is not only arbitrarily issuing notice, but he has also brought certain things which actually falls within the purview of the apex court. भाजपा असम एनआरसी के हलफनामे को अपने दावों का मान्यता के रूप में देखती है। पार्टी ये कह रही है कि असम में वो एक सच्चा एनआरसी लाने वाली है, और ये बात पार्टी उस वक्त कह रही है जबकि असम में चुनाव अगले 6 महीनों में होने वाले हैं। Until unless two NRC doesn't come up, BJP will not accept the NRC. जब तक सही एनआरसी नहीं आती, बीजेपी इसे मंजूर नहीं करेगी। कम से कम राज्य सरकार और असम के लोगों के संतोष के लिए 20% डेटा की फिर से जांच होनी चाहिए। 20% re-verification for the border district and 10% re-verification for the rest district can be done. साफ तौर पर असम में एनआरसी का मुद्दा अभी कानूनी पचड़ों में फंसे रहना है, ताकि और ज्यादा लोगों को बाहर करने की गुंजाइश नजर आती रहे। 2021 में असम में होने वाले चुनाव से पहले ये मसला राजनीति को राज भी आएगा। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।